till date the IASC has brought out 40 accounting standards. ठीक है, आपके कितने टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? ऐसे 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. However, the ICA has so far issued 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सिर्फ ICAI ने हमको कितने बताया इस चैप्टर के अंदर? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है जो हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं. इसमें से फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जनवरी 1979. यहां पर आपको सब चीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या बताया गया कि हम लोग हमारे अकाउंट के अंदर देख कर रहे कि हमको बहुत सारी चीज न्यूली चेंजेस होती रहती है. बराबर, आप लोग भी सोचते होंगे कि इतनी सारी चीजें आई किस तरीके से. कोई भी चीज आने में एकदम से तो नहीं आती है, कुछ नंबर ऑफ टाइम पीरियड लगते हैं. ठीक है, न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होती जाती है. बराबर, तो ये कब आई वहां पर आपको बताया गया है कि कौन से टाइम पीरियड में ये चीज आई. ठीक है, और क्या क्या चीजें आई, क्यों उनको लाया गया, ये सब यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया. जैसे कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जनवरी 1979. ये चीज कब आई थी? 1979 में इसको न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमको पता है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज किसके ऊपर मतलब पूरा काम किया जाता है उसके पॉलिसी का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. हमें पता है कि हम इन्वेंटरी को अनदर नेम क्या है इसका? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोला जाता है. बराबर, इन्वेंटरी का ये इतने भी नाम है. ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जून 1981 में. This standard deals with the principles of valuing inventories for the financial statement. आपको यहाँ पे जितनी भी चीज दी गई है सब रिगार्डिंग इसके अकाउंटिंग के हिसाब से ही है. प्लस हम अकाउंट में कोई भी चीज किसके बेस बनाएंगे? फाइनेंस मॉनिटरी बेस के ऊपर ही होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ही बनाया जाएगा. देन इट्स अ रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. क्या बताया गया है? रिवाइज्ड. रिवाइज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे रिवाइज को आपको प्रॉपर मीनिंग दूं. ठीक है, किसी भी चीज का अपडेट वर्ड आपने सुना होगा. एक जेन्युइन एग्जांपल मिलता जुलता बता रहा हूं. अपडेट वर्ड, अपडेट में क्या होता है? जो आपके पास सपोज आपके फोन में भी बहुत से एप्लीकेशन होते हैं जो आपके होते मतलब पहले पड़े रहते हैं. देन आपको एक अपडेट आता है जिसके अंदर आपकी जो प्रोसेस है सेम वही का वही रहता है, लेकिन थोड़ा और न्यू वैरायटी आ जाती है उसमें. ठीक है, तो फॉन्ट या साइज इसमें बहुत सी चीज में न्यूली अपडेट हो जाता है. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अपडेट. वैसे ही कुछ ना कुछ चीजों में हमने इसे आगे पढ़ा था कि ICSI टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करती रहती है. ठीक है, रिवाइज मींस फिर से कोई चीज में चेंजेस करे. किसके अंदर चेंजेस हुए थे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में. किसके अंदर? कैश फ्लो स्टेटमेंट में. कैश फ्लो स्टेटमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जून 1981 में. 1981 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? कैश फ्लो स्टेटमेंट. लेकिन सर्टेन कुछ टाइम पीरियड के बाद मे बी इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे या कुछ एडिशन करना होगा इसके रूल्स में, सिग्निफिकेंस में. तो ये कब रिवाइज किया गया? मार्च 1977 में इसको फिर से रिवाइज किया गया. मैं अगर आपको बोलूं अपडेट किया गया मींस ओके, क्या किया? रिवाइज किया गया. फिर से इसको मतलब और थोड़े अच्छे तरीके से बनाया गया. जो चीजें ऐड करनी थी वो ऐड करी गई. This standard deals with the financial statement which summarize. आपको क्या बताता है? किसके बारे में बताया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग बताता है? For a given period, the source and the application of the enterprise. Clear? Enterprise के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बताया जाता है. Next, accounting standard 4. Contingency and events occurring after the balance sheet. बराबर, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आप कोई भी चीज की कंटिजेंसी और उसका इवेंट्स कब बाद में पता चलता है? आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट. आपकी जब बैलेंस शीट पूरी प्रॉपर बन जाती है. हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर. और आपका जब बिजनेस का लास्ट डे हो उस दिन आप बैलेंस शीट बनाते हैं, उस दिन आप बैलेंस शीट को क्लोज कर देते हैं. ओके, तो ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? नवंबर में, नवंबर
1982 को बैलेंस शीट के बारे में कंटिजेंसी एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको क्या किया, रिवाइज किया गया, न्यूली वापस उसको फॉर्मेट बनाया गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, रिवाइज बोल सकता हूं चेंजेस हुए, ठीक है। इसका प्रॉपर वर्ड अगर मैं बोला जाऊं तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, चेंजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिवाइज इन अप्रैल 1995, नवंबर 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, मींस इंट्रोड्यूस किया गया, और अप्रैल 1995 में इसको रिवाइज किया गया, मींस सर्टेन कुछ चेंजेस करे गए। This standard deals with the treatment of contingency and events occurring after the balance sheet. Same sentence है, ये सिर्फ हमारे केस में अकाउंट्स के अंदर रिगार्डिंग आता है, इसलिए आपको बताया गया है। नेक्स्ट, नेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड। क्या बताया जा रहा है, नेट प्रॉफिट और लॉस, कोई भी बिजनेस में आइदर प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है या इक्विलिब्रियम रहती है, बराबर। देन क्या बता रहे, पीरियड बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, कब का बता रहे हैं, जब आपकी बैलेंस शीट बनी नहीं है उससे पहले का जो टाइम है, पीरियड बिफोर बैलेंस शीट। आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, किसके अंदर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर इफ अगर कोई चेंजेस है तो वो कब आया था, नवंबर 1982 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन कुछ टाइम बाद इसको फिर से क्या किया गया है, रिवाइज किया गया, मींस कुछ चेंजेस हुए थे, कब, फरवरी 1997 में कुछ सर्टेन इसमें चेंजेस किए गए। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहां पर आपने एक वर्ड पे नोटिस किया होगा, क्या बोल रहे हैं यहां पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मींस ऐसे आइटम जो आपके सर्टेन कोई भी लिस्ट आपके प्रिपेयर करते हैं, सर्टेन आप कोई भी इवेंट कर रहे हैं, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, ठीक है, आप उसकी एक लिस्ट मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक लिस्ट मेंटेन करते हैं कि हाँ मुझे ये सारी चीजें चाहिए। स्टिल उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा बहुत सी ऐसी चीजें रखते हैं, या आपका माइनर थॉट होता है कि नहीं ये मैं ये चीज भी करनी चाहिए, ये भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए इसके अंदर, बराबर, इस तरीके से आता है आपको में। तो ये कैसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मींस ऐसे कोई से आइटम्स थे, मींस कोई से चीजें थी जो इसके अंदर आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं थी, तो हमको वो चीज इंट्रोड्यूस तो करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम टू टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, और प्लस आपके पेमेंट मोड भी इस तरीके से आ रहे हैं, न्यू एप्लीकेशंस आ रही है, बहुत सी न्यूली चीजें आ रही है, तो सीधी बात है हमको इसको भी उस टाइम टू टाइम से चेंज हो रहा, तो हमको इसको भी चेंज करना ही होगा। अदरवाइज हम कोई चीज आ रही है तो हम ऐसा बोल रहे हैं ये तो हमारे में पॉलिसी या रूल में अकाउंट में है ही नहीं, ठीक है, वो टाइम ना है, इसीलिए क्या करते हैं इसको हम चेंज भी करते रहते हैं। इफ अगर कुछ टाइम के बाद अगर वापस से कुछ चेंज हुआ, देन इसमें से अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो एक न्यू रूल आएगा, अदरवाइज इसी के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। क्लियर, किसके बारे में बात कर रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अब आप एक चीज क्लियरली याद रखिए कि हम डेप्रिसिएशन हमेशा किस चीज पर निकाला जाता है, बिजनेस की जो एसेट्स होगी, किसके ऊपर, बिजनेस की जो एसेट्स होगी उसी के ऊपर क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन निकलता है। डेप्रिसिएशन की बात आई है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेप्रिसिएशन के कितने मेथड थे। अभी हमने ऊपर कुछ टाइम पहले देखा था कितनी मेथड थी हमारे डेप्रिसिएशन की, 2। कौन सी थी, एक डिमिनिशिंग एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन। ये 2 मेथड थी हमारे पास, डिपेंड्स अपॉन कंपनी की वो कौन सी मेथड फॉलो करती है। और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कब इंट्रोड्यूस किया गया था, नवंबर 1982 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लाया गया। तब एक पॉलिसी निकाली कि यार आपको जो आपके पास एसेट्स है इसका आप डेप्रिसिएशन निकाला जाए, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो मशीन या आपके जो एसेट्स है वो आपको सच में वैल्यूएबल है भी या नहीं, या आपको उससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं, बराबर। आपको पता तो चले कि हाँ मैं अगर इतना इस पे ऊपर एक्सपेंस निकाल देता हूँ, देन मेरे उसके सामने अगर प्रॉफिट इतना हो रहा है,
ओके, देन मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं कि हाँ ये मशीन मेरे लिए इतनी सुटेबल है। डेप्रिसिएशन आपको ये चीज इजीली पता चल सकती है। और ये चीज कब लेके आए? नवंबर 1982। इससे पहले का जो टाइम पीरियड होगा उसमें डेप्रिसिएशन आया ही नहीं। बराबर, कब आया? नवंबर 1982 में ये आया। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स। ये सारा जो किस पे एप्लीकेबल होता है? डेप्रिसिएबल एसेट्स। आपके जितनी भी एसेट्स है उन पे ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर है यहाँ पे? बट दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द एसेट्स इन द कैटेगरी ऑफ, किसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है? यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, किसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? टू एसेट्स इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन एंड सिमिलर नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पे एक चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्या बताया गया? नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेस्टिंग एसेट्स। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, ये निकल भी नहीं सकता है। क्यों? इफ अगर आप पूछे कि क्यों सर ऐसा क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज, सपोज अगर किसी का नर्सरी का बिजनेस है, प्लांट्स और ये सब है, ठीक है, तो हर एक बिजनेस के हिसाब से उसकी कुछ एसेट्स होगी, करेक्ट? एसेट्स तो होगी, तो उसका डेप्रिसिएशन भी निकलना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन आप नेचुरल रिसोर्स पे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स में डेप्रिसिएशन नहीं होगा प्लस वेस्टिंग में नहीं होगा? ये डाउट क्लियरली आपके पास आना चाहिए कि क्यों इस तरह का नहीं हो सकता है। लेट मी क्लियर। क्या होता है कि आप फॉरेस्ट पे जो है, यहां पर जो आपको फॉरेस्ट का नाम आया है एंड प्लांटेशन, आप कोई भी एक प्लांट देखिए, ठीक है, कोई प्लांट, एक सीड उसमें सिर्फ आप भिगो देते, ठीक है, आप उसमें सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है वो। आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है, बाकी की पूरी जो प्रोसेस है ये तो वो खुद ही कर लेगा। जिस तरह से उसको ग्रो होना है ये पूरा काम उसी का है। यहाँ पर आपके रिगार्डिंग उसको कोई हेल्प नहीं चाहिए। सपोज आपने उसको पानी दिया नहीं दिया, ठीक है, लेट इट बी। उसको पानी चाहिए तो वो आपके पास नहीं, तो अदरवाइज सॉइल में अगर जहां से नहीं होगा वो उसको सक कर लेगा, उसके रूट के हिसाब से वो सक कर लेगा। प्लस आप एक मशीन की वैल्यू बता सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक चल सकती है, बराबर। लेकिन आप एक प्लांट की वैल्यू और उसका लाइफ टाइम जो होता है, यहां पर अगर क्लियर बोलूं तो उसका जो टाइम पीरियड है, एक प्लांट का टाइम पीरियड आप बता सकते हैं कि हाँ आज अगर ये जो पौधा लगा है ना, ये 3 से 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा। क्या आप इस तरीके से बोल सकते हैं? नहीं, हम बोल नहीं सकते। कितने ही ऐसे पेड़ जो मोर देन 100 ईयर्स से भी ज्यादा आज भी है, ठीक है, कितने ही ऐसे पेड़, तो हम इनके ऊपर आप जज ही नहीं कर सकते उसको। लेकिन सेम अगर मैं कोई मशीन की बात करूं, मैं कोई भी मशीन के ऊपर बात करूं तो मुझे पता है इसके रिगार्डिंग, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि प्लस मैं इसके ऊपर कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ आवर्स कितने यूज कर रहा हूं मैं, प्लस इसके ऊपर जो मेरा एक्सपेंस लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है तो उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेंस लगेगा ताकि मेरी मशीन जो है एकदम प्रॉपर वर्क करे। ये सारी चीज मुझे पता है। ये किसके हाथ में? ओनर के हाथ में है। तो जो वर्कर यहाँ पे वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उस मशीन को किस तरीके से वो यूज करे। यहाँ पर किसके हाथ में? पूरे पर्सन के हाथ में है कि वो किस तरीके से यूज करे, उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई मशीन है जो साल में एक ही बार चलती है तो सीधी सी बात है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो लॉन्ग होगा। और कुछ मशीन ऐसी है जो नॉन स्टॉप चलती है, नॉन स्टॉप, वो कभी भी नहीं रुकती, तो मैं भी उसका बोल सकता हूँ जो टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा शॉर्टली होगा, ठीक है। प्लस इसके अंदर मुझे एक्सपेंस भी जो होगा, मेरा रिपेयरिंग जो एक्सपेंस आता है, मेंटेनेंस एक्सपेंस जो आता है वो थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ टाइम यूज चल रहा है। एंड एज कंपेयर टू प्लांट जो भी है वो अपना फूड, जो लीव्स, सारी चीजें जो हमको यूजफुल है, ह्यूमन के लिए यूजफुल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही जनरेट करता है। एक फ्रूट अगर वो जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेता है, 1 महीने 2 महीने इस तरीके से लेता है, देन वो एक फूड देता है, देन उसके बाद कंटिन्यू कुछ 7 दिन 5 दिन में देता है। आप क्या कर लेंगे? इतना जल्दी आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं जल्दी से आए। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पे? एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है? वेस्टिंग एसेट्स
इफ अगर मैं यहाँ पर वेस्टिंग एसेट्स की बात करूं तो हमारे अकाउंट्स के अंदर जो वेस्टिंग बात बोली गई है ना, सपोज अगर आपकी कोई भी मशीन है हमारे पास, क्लियर, हमारे पास मशीन है, उसको अगर वेस्ट हो गई मींस खत्म हो गई, खराब हो गई है, स्टिल आप उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। अगर कोई चीज आपके कुछ काम की ही नहीं है, वो खराब हो चुकी है, स्टिल आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उसके ऊपर, नहीं मेरे कुछ तो काम आ रही है। हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? जो वर्किंग कंडीशन में हो, चालू हो, उसी के ऊपर आप सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ जिस पे वर्क हो रहा है उसी पे चार्ज करोगे ना। अब जो चीज ऑलरेडी ही वेस्ट हो चुकी है, कुछ काम की नहीं है, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्यों निकाल रहे हो? क्या आपको बाद में उसके ऊपर कोई एक्सपेंस करना है? नहीं करना है, देन तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्यों हम डेप्रिसिएशन एक वेस्ट के ऊपर निकाल रहे हैं? ये डायरेक्ट किसके अंदर चला जाता है? हमारा स्क्रैप। ये चीज किस में चली जाती है? स्क्रैप में, मींस भंगार में इसको चला जाता है। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्ट मीन स्क्रैप, लेकिन वो चीज थी क्या? एक एसेट ही थी ना, इसलिए उसको पूरा क्या बोला गया है? वेस्टिंग एसेट्स। क्लियर है यहां तक आपको? चलिए आगे चलते हैं अभी हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या दिया गया है? अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या दिया? वापिस देखिएगा, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आपको क्लियर आ जाना चाहिए कि किस चीज के ऊपर बात चल रही है। कंस्ट्रक्शन मींस जो साइड, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस जो बनते, ठीक है, वो क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बना जाता है हर चीज। आज के टाइम पे अगर बोलूं तो हर चीज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होती है, हर जगह पर। इनफैक्ट आप कहीं पे जॉब तक करिए तो वो भी कैसा? एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, एक ना एक एग्रीमेंट होता है आपके और एक सामने वाले पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होता है। एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मींस आपको उस चीज को मेंटेन रखना होना चाहिए। क्लियर है? देन अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दिसंबर 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ इस तरीके का भी एक अकाउंट जो मेंटेन करना चाहिए। किसको? जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग जो बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, ओके, व्हाटएवर दे कंस्ट्रक्ट, उनको भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, आप सामने कुछ दे रहे, रिटर्न में आपको मनी मिल रहा है। क्लियर है? तो ये कैसा हुआ? वन काइंड ऑफ बिजनेस भी बोल सकता हूं, ये एक डील हुआ। तो सीधी सी बात है, आप इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए दिसंबर 1983 में इनको भी इंक्लूड कर लिया गया कि भाई आपको भी, जो भी आप कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, भाई आपको भी साल में अकाउंट आपको मेंटेन करना ही होगा। ये कब डिक्लेयर किया गया? 1983 में इसको डिक्लेयर किया। उसका सर्टेन कुछ टाइम के बाद देन क्या किया? रिवाइज चेंज किया गया इसके अंदर कुछ। कब? अप्रैल 2003 में इसको इसके अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस किए गए। यहाँ पर हमको चेंजेस से रिगार्डिंग इतना कुछ नहीं है क्योंकि बहुत लंबे प्रोसेस है, तो हमारे अभी तक के लिए इतना जरूरी नहीं है। ये जब आप डीप में कुछ आगे पढ़ेंगे या डीप स्टडी करेंगे उसमें इतना आएगा, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर अभी इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे, नाम याद रखिए कौन से। 7th नंबर पे अगर बोलो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कौन सा आया तो आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर आया था? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे आया था। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दिसंबर 1983 में आया था। दैट इसमें कोई चेंजेस हुए थे? यस, इसमें चेंजेस हुए थे। कब हुए थे? अप्रैल में हुए थे। कब? 2003 में इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस हुए थे। यहां पर वो क्या हुआ था उसको अपने को जानने की जरूरत नहीं है। This standard deals with accounting for construction contract in the financial statement of contractors. ठीक है, किसके ऊपर बात करी जा रही है? कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर बात करी जा रही है। देन नेक्स्ट वन कौन सा है हमारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट वाले हैं इनके बारे में आप लोग भी थोड़ी स्टडी करिएगा। क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? जो
कोई भी आप सोचते कि यार ये चीज एकदम न्यू, आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें नई एकदम जल्दी जल्दी आती रहती है मार्केट में। आपने भी अपने टाइम बहुत सी चीजें देखी होगी जो बहुत फटाफट बहुत सी न्यू चीजें आई। जैसे बोलूं एक मोबाइल फोन, पहले कहां आपके पास इस तरह का एक छोटा कीपैड वाला फोन होता था जिसमें छोटी स्क्रीन, अल्फाबेट ज्यादा हो, जो कीपैड है वो बड़ा होता था। देन थोड़े साइज में बड़ा आया, स्क्रीन बड़ी हुई, देन आज के टाइम पे तो ऐसा है कि पूरा कवर आ जाता है, पूरी फुल टच स्क्रीन आ गई है, यहाँ तक एक सिंगल डॉट तक नहीं, अब कैमरा तक अंदर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिसर्च हो जा रही है। क्या न्यूली बहुत सी चीजें न्यू रिसर्च करते हैं, देखिए और किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं। देन जैसे रिसर्च उसको डेवलपमेंट, उसके ऊपर डेवलपमेंट काम चलता है कि हमको अब इसको डेवलप कर दे, फाइनली अब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो उसके बाद करना पड़ेगा, पहले रिसर्च करनी होगी कि मार्केट में लोगों को क्या पसंद है, अभी क्या चाहिए। क्लियर? जैसे कीपैड वाले फोन थे, अब सबको पता है कि यार सबको, हर किसी को फोन कैसा चाहिए था कि थोड़ा बड़ा हो, मींस उसमें स्क्रीन प्रॉपर दिखे, एक लाइटिंग हो, थोड़ा और अदर फंक्शंस होने चाहिए थे, फंक्शंस रिवाइजमेंट में सर्टेन कुछ चेंजेस होने चाहिए, तभी वो और अच्छा लगेगा। आपके पास भी, अभी सपोज आपके पास भी जो फोन है, लैपटॉप है, यार नियर तो आपके पास कोई भी एक चीज है उसमें भी आपका अरे अगर ये थोड़ा और चेंज हो जाए या इस तरीके से आए तो ये मे बी और अच्छा वर्क करेगा। क्लियर है? हर किसी का होता है, जैसे वो चेंजेस आने चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको रिसर्च करनी होगी, देखना पड़ेगा कि हाँ यार क्या इस तरीके से हो सकता है, क्या सही होगा, देन फाइनल हो जाए तो उसको कहते हैं डेवलप कर दिया जाता है। ये भी एक कैसा है? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 1985 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। देन दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया? क्या यहां पे लेन देन क्या हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किस तरीके से? आप देखिए, जो ट्रीटमेंट है, मींस आप कोई भी चीज की रिसर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली नहीं पता चल जाएगा कि हाँ चलो अब मैंने ये चीज फाइंड कर ली, ओके मुझे तो डायरेक्ट पता चल गया। नहीं, आपको सर्टेन चीज के कुछ एग्जांपल्स, मींस एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं। कितने ही चीजों के आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। क्लियर है? तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैं जो प्रोडक्ट में न्यू इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मार्केट में, तो क्या ये वैल्यूएबल है, क्या जो इसकी प्राइस में सोच रहा हूं क्या वो सही है, क्या ये किसी के लिए डेंजरस तो नहीं है। ठीक है? तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने होंगे। एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आपको उसको कुछ कॉस्ट तो लगेगा ही, जेन्युइन सी बात है, आपका कुछ ना कुछ उसमें कॉस्ट तो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, देन उसके ऊपर आपके जो लेबर होंगे, जो अदर्स काम कर रहे होंगे, प्लस आपने जो डे नाइट उसके ऊपर वर्क किया, आपका सर्टेन कॉस्ट तो गया। सही है? आपका कुछ कॉस्ट तो गया उसके ऊपर। देन आपने एक्सपेरिमेंट किया, देन ओके फाइनली एट द एंड एक टाइम ऐसा आ गया कि अब जब आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% वैलिड है कि हाँ भाई मेरा जो प्रोडक्ट है एकदम फाइनल है, अब मैं इसको मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। क्लियर? देन आप क्या करेंगे? उसके बाद जैसे आपने लॉन्च किया आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर है? पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ये पैसा कब मिला? जब आपने इसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगाई, तभी आप एक्सपेरिमेंट कर पाए। एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता चला कि हाँ जो मेरा प्रोडक्ट है वो एकदम सही है। देन आपने उसको मार्केट में लॉन्च किया, देन वहां से लोगों ने उसको सही लगा तो लोगों ने परचेस किया। उस परचेस के बाद में आपको क्या, आपकी कंपनी में क्या गई, उसकी प्राइस आ गई, मींस आपको वैल्यू मिल गया। तो ये सेम किस तरीके से हो गया? जैसा हमको बताया जाता था कि अकाउंटिंग के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्लियर है, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? अकाउंट में उसको लिखना ही होगा। इसीलिए यहां पर भी क्या रहता है कि अगर सर्टेन ट्रीटमेंट आपका कॉस्ट हो रहा है किसके ऊपर? रिसर्च और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है? आपको स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग करना पड़ेगा इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको भी अकाउंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करने होंगे। क्योंकि आपका कॉस्ट लग रहा है ना, और रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा उसमें, बराबर। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किसके ऊपर बात कर रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। किसके ऊपर बात करी जा रही है? रेवेन्यू के ऊपर बात करी जा रही है।
हर एक कंपनी अपना एक रेवेन्यू होता है हर किसी का, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ये चीज कब इंट्रोड्यूस की गई थी? नवंबर 1985 में। क्लियर? ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है हर किसी में, कुछ कुछ साल का डिफरेंस है। जैसे हर साल लगा होगा कि हाँ अब मे भी शायद रेवेन्यू के बारे में कहीं ना कहीं टॉपिक आया होगा, देन रियलाइज होगा अरे हमने हमारी जो अकाउंट्स का स्टैंडर्ड्स जो है, स्टैंडर्ड ऑफ डीलिंग अकाउंट्स है, उसके अंदर हमने रेवेन्यू के बारे में तो लिखा ही नहीं है। देन हम लोगों ने क्या किया, ओके हमको रेवेन्यू के ऊपर भी एक नोट लिखना चाहिए। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हुआ, और वो कब? नवंबर 1985 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर एक स्टैंडर्ड डीलिंग का रूल आया। क्या था ये? दिस स्टैंडर्ड डील विद द basis for recognition of revenue in the statement of profit and loss of an enterprise। किसके ऊपर डील करेगा ये स्टेटमेंट? किसके ऊपर है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज के ऊपर ही बेस्ड रहेगा रेवेन्यू। क्लियर है? यहां पे आगे चले, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास अभी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? नवंबर 1991। मींस 1991 से जो पहले का जो टाइम होगा, उस टाइम पे कोई भी फिक्स्ड एसेट कंसीडर ही नहीं थी। जितनी भी चीजें जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट में आज के टाइम पे क्योंकि ये रूल आ गया, तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारी फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है? लैंड, ठीक है, यहां पर जैसे दिया हुआ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, बाबा ये सारी चीजें कैसी है? हमारी फिक्स्ड एसेट हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये सारी चीजें कैसी है? फिक्स्ड है। लेकिन 1991 से पहले इसके ऊपर क्या था? कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं थी, सारी चीजें का एक एसेट में कॉलम में कंसीडर था। अब ये जो चीज हमारी एसेट्स है, एसेट है, क्या बता रहे? दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ग्रुप इनटू वेरियस कैटेगरी। हर एक चीज की एक कैटेगरी होती है ना, हम एक कैटेगरी मेंटेन करते हैं, मींस डिपार्टमेंट टाइप होता है हर एक चीज के, जिसको हर एक को अपने पर्टिकुलर एक सेक्शन में लिखा जाता है। आप मिक्स करके रखोगे, आप लिख तो सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक चीज की एक कैटेगरी या एक डिपार्टमेंट में उसको एंट्री लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर क्या था? सच एज जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर एंड गिफ्ट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडिंग एंड डिजाइन। ये सारा की कैसे? यहां तक की जो चीजें है ना, लैंड, प्लांट, मशीन, व्हीकल, फर्नीचर, ये क्या होता है आपका? आपके फिक्स्ड एसेट में कंसीडर कर दिए जाते हैं। व्हीकल आपका डिपेंड करेगा कि आपका पर्सनल यूज का है, क्योंकि व्हीकल दो हो सकते हैं, एक आइदर फॉर पर्सनल यूज और फॉर आपके बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकता है, दो पर्पस के हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मींस क्या होगा? ये बिजनेस के रिगार्डिंग ही होगा। जो फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर हमने अभी जस्ट देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि उसके ऊपर हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज हो जाता। लेकिन अब दूसरी यहाँ पे कौन सी चीज बताइए? जैसे गिफ्ट, ये कहता है गिफ्ट, गुडविल, पेटेंट। पेटेंट हर एक कंपनी उसका जो भी एक प्रोडक्ट होता है ना, जो प्रोडक्ट बनाती है उसका क्या करती है? एक अपना पैटर्न बनाती है, और ये पैटर्न गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना होता है। गवर्नमेंट के पास इसको रजिस्टर कराना होता है। क्लियर है? क्यों रजिस्टर कराना होता है? ताकि इफ अगर मैं मेरा प्रोडक्ट बनाता हूं, हमने आपने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जिसकी जो फर्स्ट जो पेज है ना उनका, मींस आपके पास प्रोडक्ट आया है तो उसका फर्स्ट पेज पे तो उसका नाम होगा, ऐड होगा और पिक्चर होती है। पर जैसे उसका सेकंड आप पेज देखोगे, उसके पीछे का जो बैक पार्ट है वहां पर उसकी सारी डिटेल लिखी होती है कि वो कब मैन्युफैक्चर हुआ, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए, प्लस वो हेल्थ के लिए कैसा है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑल हर चीज, और प्लस उसके इंग्रेडिएंट तक आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि भाई इसके अंदर ये है। क्यों बताते हैं? ताकि मे बी कोई होते हैं जिसको कोई चीज नहीं सूट होती है, ठीक है, किसको नहीं प्रॉपर सूट नहीं होता है, तो उनके लिए वो सारी चीज मेंशन करते हैं। अभी यहाँ पर मेंशन तो कर दिया है, तो मींस क्या कोई भी इस चीज को बना सकता है, सारी रेसिपी तो मिल गई,
अब करना क्या, यही सारी चीज को लाके मैं खुद बना लूं, क्लियर है। तो इसके लिए ऐसा कोई ना कर सके तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, हर एक चीज का अपना एक पैटेंट बना लेती है कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में मैं ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, ये सारी मींस जो भी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो चीज होगी बोले मैं ये सारी क्वांटिटी के हिसाब से मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं उसमें ऐसा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सब क्या कंसीडर करेंगे, रॉ मटेरियल होंगे मेरे, ये सब क्या होंगे मेरे, रॉ मटेरियल होंगे, क्लियर। ये कोई भी चीज दूसरी कंपनी वाला नहीं बना सकता है, उसको कुछ ना कुछ इससे अलग ही बनाना पड़ेगा, मींस कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, डिफरेंट ही होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को बनाने का पैटेंट किसके पास आ गया है, जिस कंपनी ने गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्टर करा दिया है, उसी को क्या मिलेगा, उसका पैटेंट मिलेगा। पैटेंट के ऊपर अगर आप बात भी करेंगे तो देखना पैटेंट हर साल कुछ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको उसको रिन्यू करना होता है, मींस सर्टेन चेंजेस या वापस से रजिस्टर करना होता है, क्लियर है। तो पैटेंट के ऊपर भी एक प्रोसेस होती है बहुत लंबी, जिसके ऊपर आपको रजिस्टर करना होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेड करना, एक जगह से दूसरे का लेन देन जिसको बोला जाता है। एंड डिजाइन हर एक कंपनी का अपना कुछ एक डिजाइन होता है, लोगो होता है, सिंबल होता है, क्लियर, हर एक चीज का होता है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें के सारे हम अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि बिजनेस के रिलेटेड ही है ना मेरा, तो गिफ्ट गुडविल, ठीक है। अब जैसे गिफ्ट के बारे में बात करें, गिफ्ट डिपेंड्स बिजनेस से रिगार्डिंग है या पर्सनल। गुडविल तो आपको पता ही है क्या होता है, गुडविल वैल्यू ऑफ बिजनेस, बराबर, वैल्यू ऑफ बिजनेस को क्या बोला जाता है, गुडविल, क्लियर। पैटर्न पता चला, ट्रेडिंग, डिजाइनिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आगे चलेंगे। अभी अब हम किस पे आ गया, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अभी तक कितने देख चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट किस पे आए, अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पे आए हैं। क्या है, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये मेनली बात किसके लिए की गई है, जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिनका भी ट्रेडिंग बिजनेस होता है, लेकिन कैसा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलता है, क्लियर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस होता है वो कैसा होता है, जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है, ठीक है, उसके बाहर होता है, मींस कंट्री टू कंट्री जाता है, क्लियर, कंट्री टू कंट्री जाता है। सीधी सी बात है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा, उनके कुछ रूल्स होंगे, रूल्स ठीक है, प्लस उनकी कुछ करेंसी भी जो होगी, कोई भी कंट्री की सेम करेंसी नहीं है, उनकी हर करेंसी की वैल्यू अलग है, प्लस उसके रिगार्डिंग सेम जो उनकी करेंसी है, उस करेंसी की वैल्यू हमारे वहां पर कितनी है, और हमारे करेंसी की वैल्यू उनके सामने कितनी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जैसे $1 की कीमत, ठीक है, $1 की कीमत नीड 63 रुपीज होती है, या कभी 73। ये कैसे होती है, ये प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, इसमें बहुत से कभी कम ज्यादा होता रहता है, क्लियर। डिपेंड्स करता है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे यहाँ से कोई चीज सामान बेचना है तो क्या वो अपना $1 बेचेगा मुझे, या $1 का ये $1 है, तो इसकी मेरे पास वैल्यू क्या, क्योंकि हमारे इंडिया में डॉलर नहीं चलता है, हमारे में क्या चलता है, रुपी, क्या चलता है, न्यूली जो है रुपी चलता है। मेजर डॉलर क्या काम का, क्या मैं किसी को डॉलर लेकर आ जाऊंगा, ये भाई आप तो $5 रख ले, तो बोलेगा क्या है भाई, मेरे को तो रुपीज दे, इंडियन करेंसी चाहिए, तो उस करेंसी को कन्वर्ट भी तो होना चाहिए, तभी तो मैं किसी फॉरेन से ट्रेड कर सकता हूं। मेरा गुड्स तो चला गया, रिटर्न में पैसा तो आना चाहिए, उसी के लिए क्या बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज का एक रेट बनाया गया कि हर कोई अपनी करेंसी के सामने, मींस एक करेंसी अपनी कंट्री की करेंसी के सामने दूसरी कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि हमको इजीली पता चले कि मैं अपने पास से जो गुड्स दे रहा हूं बदले में उसकी तरफ से जो मुझे रिटर्न है, मॉनेटरी मींस पैसा आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके डॉलर के कंपेयर में मेरी वैल्यू क्या होगी, क्लियर है।
आपको देखना ये सारी चीजें गूगल पे आप जैसे सर्च करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ करेंसी कर सकते हो, या कन्वर्टर ऑफ करेंसी, या कैलकुलेशन ऑफ अ करेंसी, इस तरीके से आपको बहुत से मिल जाएंगे। नंबर ऑफ आपको करेंसी के सिंबल देंगे, रुपी, डॉलर, येन, ये सारी चीज दी होगी। उसके सामने आप जो करेंसी का आपको चेक करना होगी, इसकी वैल्यू क्या है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हर देश ने अपनी एक वैल्यू रखी हुई है कि हाँ मेरे इसके सामने कितनी वैल्यू। इट डिपेंड्स अपॉन द जीडीपी। देन ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अगस्त 1991 में। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अगस्त 1991 में। देन इसमें सर्टेन कुछ चेंजेस करने होते, जो चेंजेस कब हुए थे? 1973 में इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। This standard deals with the issues relating to accounting for effect of change in foreign exchange rate. किसके ऊपर मेनली बेस्ड होता है ये? फॉरेन एक्सचेंज रेट में। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। कौन सा दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अप्रैल 1994। अब जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन है, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का काम है, उनको भी अकाउंट मेंटेन करना होगा। स्टिल आप भी तो बिजनेस कर रहे, काम तो कर रहे, भले गवर्नमेंट का, स्टिल मेंटेन तो करना होगा। कब आया था ये? अप्रैल 1994 में ये आया था। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। क्या बताया गया? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। किसके ऊपर रिगार्डिंग बात करी जा रही है यहां पे? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। कब हुआ था अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का जो स्टेटमेंट, ये कब लाया गया? सितंबर 1994 को अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का भी ये प्रोडक्ट आना थी, इसको स्पेसिफाई किया गया था। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग एस्पेक्ट। अकाउंट के जो एस्पेक्ट मींस अकाउंट्स के रिगार्डिंग जो रूल्स और रेगुलेशन, उसके सोच समझ के इसको बनाया गया था। कंसर्निंग इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस इंक्लूड। अब इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? जैसे क्लासिफिकेशन, ठीक है, हर एक चीज का क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी चीज किस में आनी चाहिए। देन डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट के जज पे भी आप उसको बाइफरकेट करेंगे। देन डिस्पोजल, ओके, डिस्पोजल मींस वो वैल्यूएबल है या डिस्पोज कर दिया जाता है। एंड रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन हर चीज का क्या होगा? रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बनाया जाता है, बराबर है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। क्या दिया गया यहाँ पे? अमालगमेशन। अमालगमेशन का प्रॉपर अगर मीनिंग बताया जाए तो और मतलब क्या होता है? जैसे बोल सकता हूं जॉइन, क्या होता है? जॉइन या मर्ज, ठीक है, जॉइन, मर्ज, मिक्स्ड। अमालगमेट का मतलब क्या होता है? मोर देन मींस मोर देन combination of two product, ठीक है, प्रोडक्ट बोलो या पर्टिकुलर आइटम्स बोल दो या थिंक बोल दूं मैं या थिंक बोलो, कुछ भी, ठीक है। मेनली क्या होगा? मोर देन, जब भी दो चीज, दो से ज्यादा, ठीक है, या एक से ज्यादा, परफेक्ट, एक से ज्यादा अगर कुछ हो या मिलके जो काम कर सकते हैं बोलते हैं अमालगमेट। मिलजुल के काम करना, मर्ज, जॉइन, मिक्स्ड, ठीक है, या कोलैबोरेट भी एक बोला जाता है, आप कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। क्लियर है? This standard deals with accounting treatment of any resultant goodwill or reserves in the amalgamation of the company. Clear? तो goodwill और आपके reserves के रिगार्डिंग amalgamation of companies में किया जाता है accounting treatment, उसी बेस पे होता है। Next, accounting standard 15,
क्या दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो वो किस बेस पे है? रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर? किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है यहाँ पे? रिटायरमेंट बेनिफिट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हर एक चीज में, कोई भी कंपनी में आप जाइए, रिटायरमेंट के बाद उसने पूरा टाइम तो आपकी कंपनी में ही दे दिया, अब स्टिल एक एज आ जाती है कि इसके बाद वो पर्सन से उतना वैल्यूएबल काम नहीं हो पाता है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं कि अब तुम रिटायर हो जाओ, मींस अब आप यू स्टे हो। क्लियर? क्योंकि अब आपसे इतना हो नहीं पाएगा, तो इसके बाद मैं दूसरा किसी को रख लूं, या और आप भी अब रेस्ट मोड पे आ जाएंगे, अब आपसे काम नहीं हो पाएगा, तो क्या उसको कंसीडर रिटायरमेंट बोल देते हैं जिसको। रिटायरमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एम्प्लॉयज जनरली 1995 जो रिटायरमेंट का बेनिफिट है, ठीक है? आज की तारीख में बोलूं तो रिटायरमेंट के बहुत से बेनिफिट हमको पता है। क्या होता है? जैसे जल्दी से क्या होगा? जैसे हमको पता है कि उनको पेंशन दिया जाता है, प्रोविडेंट पीएफ तो अभी होता ही, ठीक है? बहुत से उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, प्लस जो भी पर्सन है यहाँ पे जो काम कर रहा है एंड उसका हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है? ये दोनों चीज कपल है, इफ अगर एक की डेथ तक हो जाती है, रिटायरमेंट में आपको थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, रिटायरमेंट में इफ अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो जो उनका जो पार्टनर है ना, मींस उनका जो कपल में जो पार्टनर है या हस्बैंड है या वाइफ है, उनको भी सर्टेन अमाउंट कुछ बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कपल था या पार्टनर था वो उस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय था, तो ऐसे उसको कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। क्लियर? आजकल कंपनी बहुत सी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट जो, हाँ ठीक है, बहुत सी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी भी है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस मेडिकल बेनिफिट और भी बहुत सारे सर्टेन बेनिफिट्स देती है आपको। क्यों? क्योंकि जितना आप अपना एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगे ना, उतना ही रिटर्न में एम्प्लॉय उतने ही मन से आपका काम भी करेगा। बराबर है? ठीक है? किसके लिए? एम्प्लॉयर्स के लिए आया था। एम्प्लॉयर्स मींस द पर्सन हु प्रोवाइड द वर्क और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? द पर्सन हु प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर मींस जो काम दे रहा है, और एम्प्लॉई यहाँ पे डबल ही मतलब जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। क्लियर? यहां से बहुत सारी चीज सीखेंगे। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जनवरी 1995 में बताया गया था। The standard deals with accounting for retirement benefits in the financial statement for employer। कौन बनाएगा? एक एम्प्लॉयर बनाएगा, जिसकी कंपनी है, जिसने काम पे रखा है वो बनाएगा, ना कि जो काम कर रहा है वो नहीं बनाएगा। एम्प्लॉयर जो काम कर रहा है, जिसने काम पे रखा है वो लोग बना, ठीक है? नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे आ गए अभी हम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। किसके ऊपर बात करी जा रही है यहाँ पे? बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अप्रैल 2000। बोरोइंग कॉस्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अप्रैल 2000। मींस दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द uses involved relating to capitalization of interest on borrowing, capitalization interest on borrowing for purchase of fixed asset। बराबर? हम यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट मींस हम जो चीज बिजनेस में जो पैसा निकालते थे, रिलेटेड टू हमारे कैपिटल में से इंटरेस्ट मिलता था हमको, क्योंकि हमने जो कैपिटल, जो हमारा कैपिटल होता है वो किसमें? पूरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। बट आप कहीं भी कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे तो बदले में आपको उसका कुछ इंटरेस्ट तो मिलता ही है। मतलब आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? रिटर्न में कुछ मिलेगा तभी ना। तो आपने कैपिटल जो किया उसका भी आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। उससे बोरोइंग फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप उसी से क्या करेंगे? अपने जो एसेट्स है रिगार्डिंग टू योर बिजनेस, वो सारी चीजें परचेज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। यहां पर आपसे देखिए कि कौन सी चीज कौन से टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस की गई, प्लस कौन से स्टैंडर्ड उस पे। जैसे बोरोइंग कॉस्ट का अगर बताऊं आपको कि बोरोइंग कॉस्ट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? अप्रैल 2000 में। एंड व्हिच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? यू कैन इजीली से कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 में उसको लिखा गया है। क्लियर? अब ये सारी चीजें याद रखिए। डायरेक्ट एक अगर याद भी करना हो तो इस तरीके से याद करिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
ठीक है, एक ही साथ पूरा याद करिए, तो क्या इजीली आपको नंबर भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट याद करिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर एनुअल, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्लियर, इसी तरीके से फॉर्मेट में याद करिए, तो क्या अलग से आपको स्टैंडर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट इसकी बात करी जा रही है, सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। सेगमेंट रिपोर्टिंग ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे द स्टैंडर्ड अप्लाइज टू कंपनीज, कौन सी? किसी सर्टेन कंपनीज को अप्लाई किया जाता है जिसका which have an annual turnover, annual means एक साल का उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़ और मोर। क्लियर, मींस 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा। क्लियर, ऐसा आएगा 50 करोड़ 50 CR और मोर, 50 करोड़ भी सही और उससे ज्यादा हो तो उस पे ही सेगमेंट रिपोर्टिंग अप्लाई किया जाएगा। बराबर है ना, कि जनरली अगर आपका टर्नओवर इतना ज्यादा है तो उसके ऊपर एक अलग से जो टैक्सेस और वो सब भी आएंगे। These companies have to present segment wise financial statement and consolidate the financial statement। ठीक है, हर एक कंपनी अपने हिसाब से मेंटेन तो करेगी, लेकिन जिसका टर्नओवर इतना है, क्लियर आप समझ रहे, जिसका टर्नओवर इतना तक चला गया तो उसको अकाउंटिंग जो भी उस पार्ट में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इफ अगर वो सारी चीज एक साथ दिख रहा है तो ये कांट आइडेंटिफाई इजीली। बराबर, इसीलिए नेक्स्ट कौन सा दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टली डिस्क्लोजर। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? रिलेटेड पार्टली डिस्क्लोजर। चलिए, ये चीज कब आई थी? अक्टूबर 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन इसको कुछ रिवाइज में चेंजेस किया गया। कब? 1 जुलाई 2003 में इसको रिवाइज मींस सर्टेन चेंजेस किए गए। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स सर्टेन डिस्क्लोजर व्हिच मस्ट बी मेड फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन द एंटरप्राइज एंड रिलेटेड पार्टीज। क्लियर, किसके लिए इसको लाया गया था? ताकि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के लिए, ताकि एंटरप्राइज और जो रिलेटेड पार्टी उनके बीच में ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में हम लिख सके, इसलिए यहां पर लिखा गया था। बराबर। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19। कौन सा दिया गया है? लीज। क्लियर, लीज का वर्ड आपको पता है, लीज मींस क्या होता है? लीज हम बोलते हैं कि बहुत से हमने लीज में कोई चीज ली है। बराबर, जिसमें अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूं, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, ऐसा हर किसी को पता है कि क्या लिखा हुआ है? रेंट। आपको पता है रेंट का मतलब क्या होता है? एक भाड़े के तौर पे आप कोई भी चीज लेते हैं वो, जिसमें रेंट में और लीज में ये दोनों में बहुत ज्यादा नियर टू चीज ही है। ठीक है, आप एक लीज दे रहे हैं प्लस आप एक रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नियर टू वर्ड ही। फर्क क्या पड़ता है? आप कोई भी चीज का रेंट जब पे करते हैं ना, तो आपको नंबर ऑफ जिसका टाइम पीरियड है, मींस जिसका टाइम पीरियड आपको पता नहीं होता है कि आप कब तक पे करना है आपको। क्लियर, इसको कोई स्पेसिफाई नहीं होता है कि हाँ मे भी अगर हुआ चलो ठीक है 1 महीने के बाद मुझे नहीं रहना, कैंसिल, यहाँ से निकल जाओ, या 1 महीने वो 1 या 2 महीने के बाद भी नहीं मुझे अब नहीं रहना, कैंसिल, एकदम चला जाए। आपको खुद को पता नहीं होगा कि वो कब तक एज आपके पास रेंट पे रहेगा या आप किसी